नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं सोनाली, आपके होस्ट, आपके दोस्त, और आप सब लोग देख रहे हैं बंगाल टाइम्स 24x7। आज का हमारा ये लाइव प्रोग्राम है बहुत ही खास। आज के हमारे मेहमान हमसे लाइव जुड़े हैं सीधे मायानगरी यानी कि मुंबई से, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक संगीतकार के रूप से की और फिर आज वो सिर्फ 26 साल की उम्र में एक सफल म्यूजिक कंपोजर और फिल्म डायरेक्टर भी है। सो दिल थाम के बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए आज के हमारे इस प्रोग्राम को। और दोस्तों, एक बात बता दूं, हमारे आज के गेस्ट नॉर्थ बंगाल के ही है और वो भी हमारे इस डुअर से। सो फिर से आपके स्वागत है हमारे उभरते हुए सितारे श्री नितेश तिवारी जी का। स्वागत है आपका नितेश तिवारी जी हमारे बंगाल टाइम्स 24x7 में। तो फिर चलिए हम लोग सुन लेते हैं नितेश जी का एक गाना। तेरा ही मुझ में नशा, तेरी ही आवारगी, खामोश है लफ्ज में यूं लग रही कमी। बेपनाह प्यार था, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार था, बेपनाह प्यार है। थैंक यू सो मच सोनाली जी, थैंक यू सो मच मुझे आपने मौका दिया कि 24x7 बंगाल टाइम्स में आकर मैं इंटरव्यू दूं। थैंक यू। हाँ, क्योंकि अब तो कोरोना पीरियड चल रहा है, इसीलिए नितेश जी हमारे बीच नहीं है, लाइव में जुड़े हुए हैं। अगर कोरोना पीरियड ख़त्म हो जाते फिर उसके बाद हम लोग नितेश जी से हमारे स्टूडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो नितेश जी, कैसा रहा सफ़र, जर्नी जो? हाँ। बहुत सबसे पहले तो जो भी सफर रहा है मेरा, वो तो स्टार्ट टू में तो इंटरेस्टिंग ही रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा। तो पहले मैंने मतलब अपने करियर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद जब मैं म्यूजिक डायरेक्शन कर रहा था, फिर सिंगर्स जब भी मुझे मिलते थे तो उनको जब मैं भी ट्यून समझाता था या धुन बताता था कि कैसे मतलब गाना गाना है, कैसे कॉम्पोजिशन, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि नितेश जी आप क्यों नहीं एक बार खुद ट्राई करते हो, आप तो अच्छा ही गा रहे हो। तो मेरे को लगता था कि नहीं यार, मैं गाऊंगा तो लोगों को पसंद आएगा या नहीं। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने खुद भी गाना स्टार्ट किया। तो फिर आपने जो अभी सुना बेपनाह सॉन्ग, वो जी म्यूजिक ने रिलीज किया था। इसके पहले बारिश एक एल्बम आई थी जो विनर्स एंटरटेनमेंट ने रिलीज किया था, फिर जी ने रिलीज किया है बेपनाह, फिर अब सोनाटेक ने तना वीडियो। मेरे ऐसे सिंगल्स म्यूजिक वीडियोस काफ़ी हैं, लेकिन मैं अपने आप को एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर ही इंट्रोड्यूस करता हूँ कहीं भी। अच्छा जी। और आपकी एजुकेशन करियर, आप तो हमारे डुअर से है, हमारे मतलब इथिलबाड़ी से है, तो आपका एजुकेशन करियर कैसा रहा और किधर से? मेरा एजुकेशन मैम पूछ रहे हैं? हाँ, हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे। मैंने कहा कि आपका एजुकेशन करियर कैसा रहा? आप तो इथिलबाड़ी से है, हमारे यहाँ डुअर्स के इथिलबाड़ी से है, तो आपने अपना एजुकेशन कहाँ ख़त्म किया? एजुकेशन मैंने ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय अपना जी। वहाँ से मैं स्टडी मेरा अच्छा, हुआ है। और उसके बाद हायर स्टडी? हर 11-12 अच्छा। तक मैंने वहीं से किया। उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में फिर मैंने म्यूजिक में अपना करियर अच्छा। मतलब स्टार्ट किया ताकि मैं म्यूजिक करूं। और म्यूजिक में 12th करने के जब मैं 12th कर रहा था, उसके साथ साथ मैं ऑलरेडी वहाँ म्यूजिक टीचर्स, जो मेरी म्यूजिक टीचर मैडम जो मेरी थी, जो आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, और वो जलपाईगुड़ी की हैं, कुमकुम चक्रवर्ती मैम, वो मुझे उन्होंने मतलब म्यूज़िक में काफ़ी सपोर्ट किया, सिखाने में, समझाने में। इवन उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि मैं म्यूज़िक करियर फील्ड में कुछ अच्छा, करूं। तब और आपकी हॉबी क्या है म्यूजिक के अलावा? आपकी हॉबी? जी, म्यूजिक के अलावा यही मेरी हॉबीज थी कि मैं मतलब वीडियो शूट करना मुझे बहुत पसंद है कि मैं वीडियो शूट करूं। तो मैंने अपने हॉबीज को फिर मैं प्रोफेशन में लेकर आया एज अ डायरेक्टर, फिर मूवी शूट करने लगा। और मूवी के साथ साथ अभी मैं बहुत सारे
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं एज अ क्रिएटिव भी अच्छा। मतलब काम कर रहा हूँ कि मेरे एक्चुअली देखा जाए तो आप पूछोगे कि मेरा हॉबीज क्या है, तो मेरा म्यूजिक एंड डायरेक्शन ही है मेरा हॉबी, जो मैंने प्रोफेशन में ले लिया उसे। प्रोफेशन में आपने म्यूजिक को चुना और उसके अलावा हॉबी वगैरह कुछ हम सबका ही तो होता है ना कि हम लोग एक प्रोफेशन में रहते हैं लेकिन उसके अलावा भी हम लोग मतलब हर अन्य ना जो काम है, किसी को मैगजीन पढ़ना, किसी को खेलना, किसी को डांस करना, इस तरह के हम लोग प्रोफेशनली एक लाइन में तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग कुछ करते हैं। तो आप वैसे क्या पसंद करते हो? मैम आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, क्यों ऐसा, थोड़ा लाउड अच्छा ठीक करेंगे? है। हेलो, हाँ नितिश जी, सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, वॉइस आपकी कम? वॉइस कम आ रही है। हाँ, थोड़ा सामने रखेंगे। अच्छा, अभी ठीक है नितिश जी, ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा वॉल्यूम तेज हो जाता है तो अच्छा रहता है, वॉल्यूम मैंने थोड़ा कम तेज, सुना। अच्छा अब ठीक है? अच्छा ठीक हाँ है। जी। और अब अपने फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में? जी, फैमिली के बारे में अच्छा। आपको बताता हूँ कि मेरी सबसे पहले मेरे पिताश्री, उनका नाम अच्छा, है अच्छा। रामाशंकर तिवारी जी, और मेरी मदर हाँ। का नाम है उर्मिला तिवारी। मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा बिजनेस अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो वहाँ पे आपको पता ही होगा कि हमारे डूअर्स में ईंट का बिजनेस एकदम काफ़ी एकदम। चलता है। तो वो ब्रिक फील्ड में कॉन्ट्रैक्टरी वगैरह बिजनेस, वहाँ से उन्होंने मतलब हमारी परिवेश, मतलब पापा बिजनेसमैन, मम्मी हाउसवाइफ, फिर हम लोग मतलब म्यूजिक सीखते थे। उसके बाद मैं था और मेरा छोटे एक भाई है, अच्छा। नीलेश तिवारी नाम है उनका, वो मेरे साथ है अभी मुंबई अच्छा। में, 3 साल हो गए उनका तो आए हुए। और मेरी 3 सिस्टर हैं। पहली बड़ी दीदी है, उनकी उनकी भी शादी हो गई, दूसरी सिस्टर का भी हो गया, अच्छा। तीसरा का भी हो गया, और मेरा पता नहीं अभी कितने का होगा। लेकिन 3 सिस्टर जो हमारी, एक हाँ जलपाईगुड़ी में हाँ। शादी हुई उनकी, और एक जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, उनका मैंने यहाँ पे मुंबई में ही उनकी शादी हुई है। और जो मेरी मिडिल सिस्टर हैं, रंजू तिवारी जी, वो उनका फलाकटा में शादी हुआ है। तो सब सेटल्ड हैं, बहुत वेल फैमिली है, सब खुश हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी जल्दी जल्दी भी मैं भी अपना स्टाइल करूँगा। शायद कोरोना की वजह से सब कुछ। हाँ 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 जी हाँ। जी अच्छा, और आपको पहला ब्रेक थ्रू कैसे मिला, अगर बता दे तो? हाँ हाँ। जी, पहली बार ब्रेक कब मिला आपको? जी, पहली बार मैं अच्छा। आपको बताता हूँ, मेरा पहला जब मैं मुंबई में आया था, तो आपको पता ही है मुंबई में आने के बाद लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई लोगों के क्या, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि भाई मुंबई जाएंगे तो फिर काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा अच्छा। बिल्कुल भी नहीं रहा। मतलब लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रगल है, तो सच में वो स्ट्रगल मैंने फेस किया है। और स्ट्रगल तो ऐसा था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि अब कल क्या होगा, ऐसा वाला स्ट्रगल। लेकिन मुझे पहला अच्छा। जो ब्रेक मिला है, वो मेरे एक फ्रेंड थे, सच तू जिससे मेरा एक एल्बम आया था, जो मेरा एक फ्रेंड था दर्श सूचक, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। उन्होंने मुझे एक एज अ प्रोड्यूसर वो आए थे, और मुझे पहला एक एल्बम में ब्रेक दिया उन्होंने, जब मेरा एज, मैं 17 ईयर्स ओल्ड था। मैं अच्छा, 18 भी नहीं था। तब आप I was 17 इयर्स। 17 years old. हाँ हाँ, आपका My तब first 17 break. इयर्स। जी जी, जी। बताइए। हाँ। तो 2013 में मैम, 2013 में मेरा वो अच्छा। पहला एल्बम आया था, सच पहला तुझसे। तब आया था, पहला आपका एल्बम? जी जी। जी। उसके बाद फिर सच तुझसे आने के बाद फिर मैंने एक एल्बम बनाया, बारिश है, फिर सजदा तेरा मेरा एक एल्बम आया। हाँ। फिर सजदा तेरा में एल्बम में से खास बात ये थी कि सजदा तेरा में मैंने मतलब पूरा एक ऑडिशन लिया था। एक ऑडिशन लेने के बाद मैं, एक लड़का वैभव रावल था, उसको मैंने टाइटल ट्रैक अच्छा। गवाया एल्बम का, और जावेद अली जी मेरे लिए गाए थे। तब मेरा पहला कोई सेलिब्रिटी सिंगर मेरे लिए कोई गाना गाया है तो वो है जावेद अली जी, अच्छा, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा। सपोर्ट किया और हाँ, उन्होंने हाँ। मेरे लिए गाया गाना। और वो गाना आप लोगों को सुनना है तो वो सजदा तेरा नाम है एल्बम का, और उसमें गाना था तुझ में ही गुम हुआ। अच्छा। बहुत अच्छा सॉन्ग है, और उसे अमिताभ रंजन जी ने लिखा है, और मैंने उसको जरूर कंपोज किया था। सुनेंगे आज। और एल्बम का टाइटल ट्रैक जी,
एल्बम का टाइटल ट्रैक है सजदा तेरा। यदि आप कहेंगे तो मैं 2 लाइन सजदा तेरा का टाइटल हाँ ट्रैक हाँ, सुना जरूर 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 सुनेंगे, सुनना चाहेंगे। हाँ हाँ। सुनाता हूँ जी। तेरे दीदार से यारा सुकून मिलता है दिल को, इस रास्ते जा तेरा दीवाना कर गया मुझको। दिल में जगह है रुमा झीलूं तेरे संग हर लम्हा, ले ले मुझे पनाहों में, सुन ले तू मेरी सदा। करूं मैं सजदा तेरा, करूं मैं सजदा तेरा, भुलावे भी ना भूलेगा। करूं मैं सजदा तेरा, करूं मैं सजदा तेरा, करूं मैं सजदा तेरा, भुलावे भी ना भूलेगा। करूं मैं सजदा तेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीतीश जी, आपका तो वैसे भी बहुत मीठा आवाज़ है। क्या बताएं, हम लोग सब सुनते हैं और जानते भी है। और बताइए नीतीश जी, किन किन परिस्थिति और कठिनाइयों का आपने सामना किया, मतलब किन यस मैम। हाँ हाँ, वॉल्यूम फिर से वापस से कम आने लगा आपका, पता नहीं क्यों। किन किन मतलब किन किन परिस्थिति और कठिनाइयों का आपने सामना किया, ये आज जो मैम थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। एक्चुअली आवाज बिल्कुल भी आपकी आवाज़ कम आ बिल्कुल जाए, कम है। मोबाइल आपसे दूर है। ठीक है। हेलो, हाँ जी सुन पा रहे हैं नीतीश जी? हेलो, थोड़ा सा कम आ रहा है। अभी भी? हाँ, हेलो। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ अभी ठीक है, बोलिए। ठीक जी, है। बोलिए। अभी बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, कुछ ठीक कम है, आ रहा ठीक था है। उस समय। और हाँ हाँ, और बताइए नीतीश जी, किन किन परिस्थितियों और कठिनाइयों का आपने सामना किया, मतलब ये आज जो इस मैम मैं समझ गया। देखिए परिस्थिति और कठिनाई के जब शब्द आता है, किसी कोई मुझे पूछता है, जैसे आपने पूछा अभी कि मैं कैसे हुआ, तो पहले तो कठिनाई है मैम। कुछ भी एक आदमी सक्सेसफुल होने के लिए जब तक कठिनाई का सामना बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। करे, और जब तक वो अपने आप को निखारने के लिए कठिनाइयों का सामना भी करना जरूरी है। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब मैं पहला ट्रैक बनाया था, जैसे सच तुझ से एल्बम मैं बोल रहा हूँ, तो जब मैं वो कंपोज कर रहा था तो मुझे लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। लगता है ना, हर इंसान को लगता है कि मैं अपना अच्छा दे रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे इस फील्ड में मैं आज 8 साल हो गया है कंप्लीट मेरा, तो मैं स्टार्ट करते करते 8-9 साल होने को आ गया। और तो जैसे जैसे आदमी हाँ। कठिनाइयों का सामना करता है और परिस्थितियों से गुजरता है, तो उसको बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। लेकिन कई बार मुझे लोग बोलते थे कि नितेश साउंडिंग अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ ट्रैक्स में प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग थोड़ा। तो मैं उसे पॉजिटिवली वे में लेता था कि नहीं, मैं एक बार देखता हूँ क्या है नहीं। तो मुझे बहुत मजा आया। मेरे स्ट्रगल में भी मैंने बहुत चीज सीखा है, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। वैसे भी सीखने का कोई उम्र नहीं होता, हम लोग सब लोग ही जानते हैं। जी सही कहा आपने। और आपको ये इस फील्ड में जाने का मन हुआ, या कैसे आपने सोचा इस फील्ड में ही मतलब जाना है? हाँ अच्छा मैम, क्या था, ऐसा था कि जब मैं बचपन में, जब क्लास 1 में था, 2 में था, क्लास 1, तो फिर बच्चे के टॉयज होते थे कि आपको पता है, कोई टेढ़ी से खेलता है, कोई क्रिकेट के बैट से खेलता है, बैट से, या बच्चे के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। मेरे लिए मतलब कभी भी मैं देखता था बचपन में भी कि जैसे छोटा सा बच्चों वाला गिटार आता है, आपने देखा, तो वो सब चीज़ मुझे बहुत पसंद आता। मतलब मम्मी पापा ने एब्जॉर्ब किया कि मुझे म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद है। यदि मैं कोई टॉय शॉप में भी मतलब जाता छोटे था, से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट छोटा पे सा देखता है, था। जब आप छोटे थे तब से ही आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जी हाँ, पसंद मुझे था। आज भी याद है कि मेरा एक पहला
कीबोर्ड खरीदा था, मतलब कैशियो था। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि इसको अच्छा। कैशियो लोग बोलते हैं। मुझे बाद में पता चला ये कीबोर्ड है और उसकी कंपनी का नाम है कैशियो। तो मैं बोला मुझे कैशियो दिखाओ, तो मैं कैशियो हाँ। दिखता था। तो मेरा पहला कैशियो जो अच्छा। था, मुझे आज भी याद है, वो तकरीबन 150 रुपए का था वो। जहाँ और उसके बाद मैं फिर हमारे यहाँ पे एक बिरबड़ा नाम है टूरिस्ट में, बहुत आपको पता ही है कि हाँ, वहाँ हाँ, पर हाँ। फेमस जगह है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि एक वहाँ पे एक कपड़े का शॉप था, पंजाब पंजाब नाम है ना, टेलर्स, कुछ पंजाब, जी, जी, टेलर पंजाब नाम है टेलर्स। शॉप। यस यस, उसके बगल में एक हाँ। शॉप था। तो मैं वहाँ जाके, मुझे पूछा उन लोगों ने कि मैं बहुत छोटा हाँ, था, हाँ, मम्मी हाँ। पापा के साथ गया था मैं अच्छा। स्कूल ड्रेस के लिए खरीदने के लिए वो लगे। तो मैं क्लास कुछ थर्ड या फोर्थ में था। तो मैं वहाँ जाकर मैं उनको शॉप में बोल रहा हूँ कि आपके अच्छा। पास कैशियो है क्या। तो मुझे याद है अभी थोड़ा थोड़ा सा कि वो कुछ 500 या अच्छा। 700 का था, लेकिन वो 500 या 700 रुपए का तब उस समय बहुत हाँ, बड़ा हाँ, हाँ। अमाउंट था वो, कि बिल्कुल, हाँ, पापा हाँ। मेरे को दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। लेकिन पापा ने मुझे मतलब बहुत दिल से, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, थैंक्स है उनको। और थैंक्स के लिए क्या है, वो तो मेरे लिए हमेशा किया उन्होंने। और आज भी उनका पहला एक ये कीबोर्ड है, मैं चाहता हूँ मेरा कैमरामैन कीबोर्ड दिखाए। ये मेरा पहला वाला एक कीबोर्ड है जो वाइट कलर का कीज है मोडियो। तो मुंबई में आया था, तो मैंने पापा से लिया था। मैंने बोला पापा मुझे कीबोर्ड मुझे आप जी, जी। एक दिलाइए। उसके बाद फिर तो मैंने कीबोर्ड्स काफ़ी लिए, लेकिन आज भी मेरे साथ हाँ, वो हाँ। मेरा कीबोर्ड है, क्योंकि जो पापा का गिफ्ट दिया हुआ है वो मैं कभी भी नहीं उसे छोड़ सकता हूँ, मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। ठीक। अब अपना आइडल किसे मानते हैं? आइडल, हाँ, आइडल। आइडल मैम, मेरे जो आइडल है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा जो भी आइडल है, जैसे बहुत लोगों का आप सुने होंगे कि जैसे रहमान सर का नाम लेते हैं, और सिंगर में पूछा तो लता मंगेशकर जी का नाम लिया जाता है। लेकिन मैं अपना आइडल उन सबको मानता हूँ जो परफेक्ट 7 सुरों में अपना म्यूजिक संगत करता है और म्यूजिक समझता है, उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। जो अच्छा गाता है, ऐसा यदि हाँ, कोई छोटा हाँ। बच्चा भी है और वो अच्छा। बहुत अच्छा गा रहा है, मेरे से कम उम्र का भी है या मेरे से जूनियर है वो इंडस्ट्री में, तब भी यदि वो प्रॉपर अच्छा गा रहा है, सुर में गा रहा है, मेरे दिल अच्छा। को सुकून दे रहा है, तो मैं उसे अपना आइडल मान लेता हूँ। मेरा सोच थोड़ा अच्छा। डिफरेंट है। हाँ, वो तो है ही। और जितने भी अभी जो ऑलरेडी रहमान जी हैं, और उसके बाद सलीम सुलेमान जी हैं, प्रीतम दा हाँ। हैं, तो जो भी हमारे जो अभी इंडस्ट्री में जो पहले से जो काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग सीखते ही हैं, उनको सीखते, क्योंकि उन्होंने मतलब उस जब रिकॉर्डर था, रिकॉर्डर के बाद कैसेट से रिकॉर्ड करते थे, वो लोग ट्रैक से रिकॉर्ड करते थे, एक साथ 150 म्यूजिशियन रिकॉर्ड करते थे। तो उनके जो एक्सपीरियंस है उनको हम लोग आज भी सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं, फिर अच्छा म्यूजिक करने का मतलब मन करता है कि मैं जैसा उन्होंने किया है वैसा हम भी करें। लेकिन जब अच्छा। आइडल की बात आती है, तो मैं मानता हूँ कि वो हर इंसान जो परफेक्ट 7 सुरों में बंधा हो और हाँ। स्वर में गाता हो और अच्छा म्यूजिक गाता हो, दिल से गाता हो, मैं उसको अपना आइडल जी, मानता जी, हूँ। बिल्कुल। और आज आपने अपनी कड़ी मेहनत से मुंबई यानी कि माया नगरी तक का जो सफर किया और अपनी एक अलग पहचान म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर के रूप में बनाई, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, बताता हूँ कि जब मैं अभी एल्बम्स करने के बाद म्यूज़िक वीडियोस कर रहा था, म्यूज़िक वीडियोस करने के बाद गाने प्रोड्यूसर्स को सुनाता था मैं कि गाने सुनिए मेरा। तो मोस्टली क्या था, म्यूज़िक वीडियोस जब होते तो फिर मैं काफ़ी सारे आइडियाज़ देता था डीओपी को कि भाई ऐसे शूट करना है, ऐसे शूट करना है। तो कहीं ना कहीं मैंने फिर बेपना मैंने खुद ही डायरेक्ट किया, आप लोग देख सकते हैं वो बेपना एल्बम। तो ये बेपना एल्बम से मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, जब प्रोड्यूसर मुझे मिलने आया था कि सर हम एक मचान मूवी के लिए आप मुझे मतलब गाना चाहिए, तो हम गाने के ऊपर डिस्कस करते थे। तो मैं उनको बताता था कि ये गाना ऐसा शूट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर्स बोलते थे कि सर आप कुछ शूट किए क्या, अपना दिखाओ ना मुझे। तो मैंने उनको अपना एल्बम्स दिखाता था कि देखो सर मैंने ये शूट किया, ये शूट किया। तो सडनली मुझे फिर उन्होंने कहा कि आप एल्बम शूट करेंगे, जो शूट कर रहे हैं आप, तो आप फिल्म शूट करेंगे क्या। तो फिल्म शूट करने के लिए उन्होंने, मुझे तो लगा कि वो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन जब मुझे उन्होंने स्टोरी सुनाया कि ये मचान की स्टोरी, जो राइटर थे उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाया अच्छे से। मचान फिल्म का ना, कहा कि आप मचान फिल्म का, जी 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 मचान फिल्म के लिए। तो यस यस, तो
मचान फिल्म मैम जब मैं मुझे तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं डायरेक्टर हूँ। सेट पे पहुंचने के बाद तक मुझे पता नहीं कि मैं फिल्म का मेन डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग मुझे ऐसा घोष डायरेक्टर होता है ना कि मैं सेकंड डायरेक्टर होता है फिल्मों में, जो एक एसोसिएट डायरेक्टर जैसे कैसे, तो मुझे लग रहा है कि मैं बस उसमें गाइड करूंगा या वैसा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे डायरेक्टर ने पूरा कंप्लीटली बोला कि नितेश जी आप इस फिल्म को पूरा शूट करेंगे। तो मेरे लिए जिंदगी में मैं इसीलिए सबको ये कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करते रहो, पता नहीं आपको कब सेट पे आप ऐसा डायरेक्टर बन जा रहे हो। अच्छा, ठीक है। तो सेट पे पहुंचने के बाद पहला दिन हम लोग चौपाल का एक सीन शूट कर रहे थे, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे, तो हमने कैमरा वगैरह लगाया था। और मूवी जब हम शूट कर रहे थे तो फर्स्ट सीन हुआ, सेकंड सीन हुआ, तो मैं ही मतलब उन्होंने कहा कि आप कमांड करो। तो जबकि मुझे यहाँ तक भी नहीं बताया कि आप डायरेक्टर हो, क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, राइटर के साथ इतना दोस्ती हो गया था कि मैंने पूछा ही नहीं। और मैं मेरे दिल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एक लोग ही होते हैं ना इंसान के, डायरेक्टर का नाम आएगा तो ही काम करना है, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जो मेहनत है वो भगवान ने सुना, और आज मैं फिल्म डायरेक्टर का खिताब ले चुका हूँ कि ऐसा डेब्यू मूवी मचान मेरी आ चुकी है। और मैम आपको बता रहा हूँ मचान मूवी जियो सिनेमा पे है, OTT प्लेटफॉर्म, वहाँ से शिमारू ने डिस्ट्रीब्यूशन किया मूवी का। मुझे बहुत खुशी है। मूवी टोन डिजिटल इसका हमारा डिजिटल पार्टनर, उन्होंने प्रोडक्शन प्रोड्यूस में थे वो लोग, डिस्ट्रीब्यूशन में मूवी टोन डिजिटल इसके पार्टनर, और संजीव त्रिगुनायत जी इसके मतलब मीडिया कंसल्टेंट थे। तो मेरे नदीम भाई एक लिरिक्स राइटर है, उन्होंने फिर इस फिल्म को बनने के बाद उन्होंने देखा, फिर फिल्म बनने के बाद फिर हम लोगों ने फिर इसे रिलीजिंग के लिए मतलब हम लोगों ने, क्योंकि अब कोरोना की वजह से हमारा 1 साल मूवी रुक गया था, मतलब रिलीजिंग की वजह से, मतलब कोरोना की वजह से रिलीज नहीं हो पा रही थी। फिर OTT चैनल पे हमने फिर डिसाइड किया, फिर हमें अभी हम थिएटर में भी रिलीज करेंगे मूवी। फिर जो मूवी हमने जियो सिनेमा पे है, अभी एयरटेल एक्सट्रीम पे भी है, शिमारू OTT प्लेटफॉर्म पे है। और खुशी की बात मैम यूट्यूब पे जब मूवी आई है मचान, तो मतलब 3-3.5 महीनों में 2 मिलियन प्लस व्यूज भी हो गए हैं, और 15,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं, और काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, 1,000-1,500 कमेंट्स हैं। और जब भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैम, कमेंट्स ऐसा लिख के आता है कि रुला दिया, बहुत अच्छा मूवी बनाया है। 1-2 कमेंट्स ऐसे थे कि ऑस्कर के लिए मूवी नॉमिनेट होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैंने जो ऐसा डायरेक्शन काम किया है वो लोगों को अच्छा लग रहा है, और मुझे यही सबसे मेरे लिए बहुत खुशी है। और इसके अलावा और कौन कौन से मूवी में आपने काम किया? जी मैम, अभी बता रहे, जब मचान के टाइम पे मैंने मूवी शूट होने के बाद मुझे एक दूसरा मूवी मिला था, मूवी का नाम है एक आशा। और वो जी मैम जी, तो एक आशा नाम जो मूवी है वो ऐसी मूवी है कि इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल दिशा है, उन्होंने इसमें मतलब एक्टिंग किया है। और एक आशा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मतलब ब्रीफ कर देता हूँ। एक आशा मूवी हमने जो इनमें यूज़ किया है आर्टिस्ट, रियल ट्रांसजेंडर्स को हमने यूज़ किया है, और उनको लेके हमने पूरा मूवी शूट किया। कट हो गया था, ठीक है। हाँ, तो एक आशा मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मयूर कटारिया, और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो जब मेरा उनसे मतलब बात हुआ, मीटिंग्स हुई, तो उन्होंने ये कहा कि नितेश जी आपके गाने सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे मूवी में गाना रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मूवी में गाना नहीं था उस टाइम तक। तो फिर जब मैंने उस मूवी को मैं गाना दिया, तो एक गाना जो टाइटल ट्रैक है वो अलका याग्निक जी ने गाया है, और उसमें एक कवाली है वो जी अलका याग्निक जी, और टाइटल ट्रैक एक आशा का, और एक आशा का टाइटल ट्रैक अलका याग्निक, और वैभव रावल जो मेरा पहला सजदा तेरा एल्बम जो था, उस सजदा तेरा जो मैंने अभी गाना सुनाया था आपको गुनगुना के, तो अलका याग्निक जी और वैभव ने एक टाइटल ट्रैक गाया है, और एक कवाली उसमें रिकॉर्ड किया है हमने, जो जावेद अली जी ने गाया है। एक आशा जी, एक आशा मूवी की खूबसूरती ये है कि उसे शूट करने के बाद मतलब इतना मजा आ रहा था कि एक रियल ट्रांसजेंडर्स को लेकर हम शूट कर रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में हमें जानने का मौका मिला, और मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। मूवी मैं चाहता हूँ लोग मूवी वो देखें, क्योंकि अभी मूवी पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी फेस्टिवल्स में जा रहा है मूवी, और 20 इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से सम्मानित हमारी मूवी है, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया फिल्म को, और बहुत जल्द ही वो OTT प्लेटफॉर्म और थिएटर में भी रिलीज होगा। एक आशा
अभी मैं बता रहा कि एक आपसे पूछने के पहले मैं सब बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या है कि मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि आज सबसे पहले कि मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि डूअर्स का ये जो बंगाल टाइम्स 24/7 है, ये डूअर्स तक ही नहीं, मैं चाहता हूँ पूरा नॉर्थ बंगाल नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल नहीं, पूरा इंडिया कवर करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल से ऐसी खुशी हो रही है कि मेरे यहाँ का अपना चैनल, मेरा खुद का डूअर्स का चैनल मेरे साथ आज रूबरू हुआ है। तो मुझे इतना एक्साइटमेंट है कि मैं क्या क्या मैं बताऊं, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं अपने लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सोनाली, थैंक यू वन सेकेंड सोनाली जी। थैंक यू नितिश जी। तो मैम अभी मैं ये बता रहा था कि मेरा एक एल्बम आ रहा है बेपना, सॉरी बेपना तो आ गया, सूफी रॉक सीजन 1 आपने सुना होगा, सीजन 1 में, यस सूफी सूफी हाँ सर। ठीक है मैम, सूफी रॉक सीजन 1 हमारा आज की ही दिन बॉलीवुड अल्ट्रा जो कंपनी है उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया है कि वो Ultra, बहुत हाँ। जल्द रिलीज करने वाले हैं। तो सूफी रॉक सीजन 1 एक म्यूजिक एल्बम है ये, जिसमें 6 गाने हैं। इसमें सूफी, प्योर सूफी और अच्छा अच्छा। जबरदस्त रॉक म्यूजिक है इसमें। तो इसमें रॉक सॉन्ग्स 2 है और सूफी सॉन्ग इसमें 3, एक रोमांटिक सॉन्ग है। जी। इसमें हरमन नाजिम ने 3 गाने गाए हैं, और हरमन नाजिम अपने बहुत इंडिया के वेल नॉन सिंगर हरमन नाजिम जी, वो 2017 में वो सारेगामापा में थे, और उन्होंने बहुत सारी रियलिटी शो में मतलब कंटेस्टेंट भी थे, विनर भी रहे हैं। और उनका बहुत सारा गाना जी म्यूजिक से है, टी सीरीज से है, काफ़ी अच्छा गाते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा एक दिन जब गाना रिलीज होगा। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 13 जुलाई को, सॉरी 13 अगस्त को वो पहला सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, करम हो करम हमारा एल्बम। तो मैं उस दिन भी लाइव आऊँगा और वो गाना ऑडियंस को लाइव गा के सुनाऊंगा विथ हरमन नाजिम जी। जी मैम, जी जी। तो मैम जी सूफी रॉक के बारे में पूछ रहे थे मैम, सूफी रॉक। तो मैम सूफी रॉक सीजन 1 नाम इसलिए रखा गया है कि सीजन 2 भी आएगा, सूफी रॉक सीजन 2 हाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हाँ, मतलब, उसके बारे में जो आप चैनल के जितने बताइए फॉलोअर्स कुछ। हैं या जितने भी फैंस हैं मेरे, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सीजन 2 की तैयारी हमारी बहुत बहुत जल्द स्टार्ट होने ही वाली है, और अभी हम लिरिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सीजन 2 जैसे ही आएगा तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सिलीगुड़ी से या हमारे धुलाबाड़ी से, एथलबाड़ी से, बीरपड़ा से भी ऑडिशन में पार्टिसिपेट करें, और वो मतलब अपना ऑडिशन मुझे भेजेंगे। तो क्या है कि फिर मैं चाहूँगा कि उनके साथ भी मैं सीजन 2 करूँ, और सीजन 2 मतलब सीजन 1 का मैं सस्पेंस में इसलिए रख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग गाने सुने और वो मज़ा ले, और सीजन 2 भी हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं। और एक आशा, उस उस फिल्म के लिए तो आपको अवार्ड भी मिल चुका था, है ना? जी जी। थैंक यू मैम। और हाँ हाँ बताइए। हाँ सूफी हाँ बताइए। मैम फिल्म तो अभी तक हमने 2 ही बनाए हैं। इसके पहले हाँ। मूवी में मैंने जिंदगी मुंबई मेरी एक मूवी है जिसमें मैंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया है। मैं अपने बैकग्राउंड स्कोर्स भी उस मूवी के लिए किया। मैंने एक मूवी किया था रेत, उसके बाद मैंने ऐसे जो मूवीज़ का मैं नाम इसलिए लेना नहीं चाहता हूँ कि वो अभी अनरिलीज है, तो मैं चाहता हूँ कि जो रिलीज होगी उस पर बात करें। तो अभी जो मचान है, ठीक है, तो मेरे लिए तो वो मतलब पहला बच्चा किसी का होता है, ठीक है, तो उसको बहुत पसंद, ठीक। तो मेरे लिए तो पहला मतलब एक डायरेक्टर के लिए उसका पहला मूवी उसका एक बच्चा है, ये मैं समझता हूँ, और मैं मेरे लिए बहुत प्यारा है। और वो मेरी जिंदगी का जैसे पहला एल्बम सच तुझसे था, वैसा ही ये पहला मूवी मचान है। और जब हमेशा मैं मचान मूवी, मेरे साथ एक ट्रेजिडी टाइप का भी हुआ कि मैं एज अ डायरेक्टर कैसे बन गया, तो ये बहुत खुश होता हूँ। और मचान मेरे लिए बहुत दिल से जुड़ा मूवी है। और एक आशा जो मूवी है वो भी मेरे से दिल से जुड़ा हुआ है, तो मैं किसी को ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कम है, कोई ज़्यादा है। मेरे लिए मेरे हर प्रोजेक्ट मेरे दिल से जुड़ा है और मेरे लिए बहुत अच्छा है। बंगाल टाइम्स 24/7 की तरफ से हम भी ये संदेश हमारे जो फॉलोअर्स है उनकी तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये फिल्म मचान से गाना सुना आप लोगों को,
गाना बद्रा से बाजी लगे, बहुत अच्छा गाना है ये। और ये फिल्म का कह सकते हैं ये जान है। गाना सुनाता हूँ, दो लाइन। आज बरस जा रे अखियाँ, खुद पे तरस खा रे अखियाँ। आज बरस जा रे अखियाँ, खुद पे तरस खा रे अखियाँ। उमड़ घुमड़ रे अखियाँ, बदरा से बाजी लगी है रे तेरी, बदरा से बाजी लगी है रे तेरी, बदरा से बाजी लगी है। इस गाने को आप सुनना चाहते हैं तो जियो, सावन, हंगामा, iTunes, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर जाकर बद्रा से बाजी लिखें और इस गाने को सुने और एंजॉय करें। थैंक यू। आज हम सभी बंगाल वासियों को उसके आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है नीतीश जी। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच नीतीश जी, अपना बेशकीमती समय बंगाल टाइम्स 24/7 को देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप और तरक्की करें और आगे जाए। हमारी तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं आपके लिए। स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।